ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, समीर चौगांवकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात होने जा रही है चुनावी राज्य बिहार की। बिहार में अगले 4 से 5 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को एक और तोहफा दे दिया है। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत एक और किश्त जारी हुई है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी बिहार में कुल 1 करोड़ महिलाओं के खाते में अब तक 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद महिलाओं को 2 लाख की आर्थिक मदद देने की भी योजना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से उनका आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से अपील की और कहा कि अब चुनाव होने वाला है, ऐसे में महिलाएं उनकी पार्टी और गठबंधन का ख्याल रखें। एक एक तरह से काम किया, लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिलना। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए हमको तो लगता है कि अब इस बार जब चुनाव होने वाला है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभी का बढ़िया से। और उसके बाद आप जान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा। एक तरह से समीर जी, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं महिलाओं से कि चुनाव संभाल लेना हमारा। नीतीश जी महिलाओं से बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने उन शब्दों में नहीं कहा। उनके कहने का तात्पर्य था नोट लो वोट दो। मैंने आपके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए थे। तो अब ये 10,000 रुपये का आप मान रखना, मैंने जो दिया है नीतीश जी ने आपको दिया है, उसका वोट हमको आप दे देना। ये सीधा स्कीम जो है ये महिलाओं को वोट बैंक के लिए प्रभावित करेगी, इसमें कोई दौरा नहीं। और यही जो स्कीम है जो पूरे विपक्ष के लिए एक परेशानी का सबब बन गई है कि ठीक है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 400 रुपये के क्या 800 रुपये पेंशन कर दी, 150-150 यूनिट बिजली फ्री कर दी, बाकी जो चल रहा है वो सब चल ही रहा है। लेकिन एक झटके में 10,000 रुपये मिलना और ये कहना कि भाई अगर आप बेहतर काम करोगे, कोई अपना कोई व्यवसाय शुरू करोगे तो आपको उसके बाद 2 लाख रुपए भी दिया जाएगा। ये उद्योग शुरू करने के लिए दिया गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये एक वन टाइम हेल्प के रूप में आप इसको नहीं देख सकते कि भाई आप उद्योग शुरू करोगे तो आपको 2 लाख मिलेंगे, अगर आप कोई उद्योग शुरू नहीं करोगे तो 10,000 के बाद आपको कोई इसकी मदद मिलेगी नहीं। लेकिन जिन महिलाओं के लिए 500, 700, 1,000 रुपए भी बहुत प्रभावित करते हैं घर की जरूरतों के लिए, उनके लिए 10,000 एक झटके में देना निश्चित रूप से विपक्ष को झटका लगने वाली ये स्कीम है। नहीं, इसलिए देखिए तेजस्वी यादव भी अगर परेशान है तो कोई गलत परेशान नहीं है, क्योंकि पूरी जान फूंक देने के बाद भाई सत्ता जिसके पास है वो योजनाओं का ऐलान कर सकती है और योजनाओं का ऐलान के साथ साथ खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर सकती है, कोई रोक टोक तो है नहीं। लेकिन एक इसमें ये भी जोड़ दूं कि भाई जरूरी नहीं होता कि जिसके पास सत्ता होती है वो योजना लागू करे, उसी की योजना माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ का चुनाव देख लीजिए, मतारी वंदन योजना जो शुरू की थी बीजेपी ने, तब तो बीजेपी सरकार में नहीं थी। बीजेपी ने खाली फॉर्म भरवाए थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको हर महिलाओं को 1,200-1,500 रुपए देंगे। तब भूपेश बघेल ने कहा था कि भाई बीजेपी नहीं देगी, भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी थी, एक किस्त ट्रांसफर भी कर दी थी। लेकिन चूंकि जनता को भरोसा था और जो भूपेश बघेल का 5 साल का कार्यकाल था वो इतना बुरा था कि जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया। तो भरोसा किस पे होता है ये भी देखा जाता है ना। तेजस्वी यादव अगर कह देते कि मैं 10 या 15,000 रुपए दूंगा, तब भी कोई उनकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। नीतीश सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है ये 5 साल का काम भी देखिए, पिछले 20 साल का काम देखिए, तो जनता को लगता है कि आने वाले समय में यही सरकार जो है एनडीए की सरकार, सारी बात तो देखिए ये बात सच है, बात भरोसे की होती है। किसी पर भरोसा होता है और किसी पर भरोसा नहीं होता। कोई सब कुछ कर देता है तो भी भरोसा नहीं हो पाता। ये जरा एक मंच की दिलचस्प तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। जरा ये तस्वीर भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। नीतीश कुमार मंच पर है, विजय सिन्हा जी भी आए और फिर उन्होंने कहा थोड़ा लेट आए हैं। एक बार जरा ये बयान सुना दें। अब विजय सिन्हा जी ने क्या कहा वो तो ऑडियो आ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ में आ गया विजय सिन्हा जी थोड़ा लेट आए हैं।
नहीं, लेकिन अगर लेट आए हैं तो ये ठीक तो नहीं है। मुख्यमंत्री आ गया और उसके बाद आप आ रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप इसको पीड़ा के तौर पर भी देख सकते हैं, ये सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखना चाहिए। और पता नहीं, ये न समझ में आने वाली बात है। कितनी बार हम लोग आपस में ही मजाक उड़ाते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, ये अलग ही होता है। और अगर मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री वहां देर से पहुंचता है, ये तो सचमुच ये थोड़ा सा परेशान करने वाली प्यार बात से है। समझा तो दिया उन्हें। नहीं, ठीक है, वो तो अपना एक कह दिया, हल्के हाथ में कह दिया। लेकिन आप उसको वैसे देखें तो ये कभी होता नहीं है। क्या ये संभव है क्या कि प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हो और दूसरे लोग देर से आ रहे हो? क्या मिनिस्टर देर से आ रहे हो, दूसरे लोग देर से आ रहे हो? संभव नहीं है ना। और ये प्रोटोकॉल भी होता है। ये पता नहीं, जो भी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो मुख्यमंत्री से पहले आएंगे, वो सबसे अंत में आते हैं। तो मुझे लगता है इसका ख्याल वैसे भी रखा जाना चाहिए। अच्छा, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए एक नसीहत रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को समझना चाहिए कि कौन राम कौन लक्ष्मण। उन्हें अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करने की भी सलाह दे दी। दरअसल तेज प्रताप यादव से आरजेडी में रहने के दौरान भी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के तेजस्वी यादव के बयान पर जब सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं तो उन्हें समझना चाहिए कौन राम है और कौन लक्ष्मण है। उन्हें मर्यादा देखनी चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। पार्टी बनाए तो बनाए पार्टी। अब जो जलने वाले हैं जलते रहे। हमको तो आगे बढ़ना है, जनता के बीच में जाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे पार्टी के खिलाफ भैया कैंडिडेट खड़ा कर दिया करते थे। लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। उनका लगाव जिनसे रहता है पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हों अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धि विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। विनोद जी, रामायण का जिक्र कर दिया, कौन राम है कौन लक्ष्मण है कौन जयचंद है, वो समझाने की तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने को राम मानते हैं तो निकल पड़े राजपाट छोड़ के जंगल जाके। लक्ष्मण पीछे आए नहीं। तेजस्वी यादव, उनकी पीड़ा शायद ये हो। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव का पूरी तरह से नियंत्रण है पार्टी पर और लालू जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। ये तकलीफ लालू परिवार में मीसा जी को भी रही, ये तकलीफ तेज प्रताप को भी और रोहिणी आचार्य जी उनकी बहन उनको भी है। क्योंकि परिवार के अंदर जब सत्ता का मामला होता है तो तेजस्वी सबसे छोटे हैं। पर कोई क्वालिटी तो देखी होगी तेजस्वी यादव में, तभी तो उन्हें आशीर्वाद मिला है। देखिए, तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद यादव ने क्वालिटी ये देखी कि तेजस्वी के अंदर संगठन की क्षमता अच्छी है और कहीं ना कहीं वो लीड कर रहे हैं और लालू जी उनको अपना एक तरह से वारिस घोषित कर चुके हैं। तेज प्रताप की समस्या ये रही कि तेज प्रताप को कभी किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं, ना परिवार के अंदर। अपने आप को गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया गया ना कि जब आप गंभीर होंगे ही नहीं तो गंभीरता से कौन लेगा। कभी आप त्रिशूल लेकर के शंकर जी बन के निकल जाएंगे कभी आप कांवड़ यात्रा में निकल जाएंगे, कभी आप बांसुरी लेकर के। और लेकिन आजकल नहीं कर रहे हैं ऐसा। आजकल नहीं कर रहे हैं, मोर पंख नाचने लगेंगे। तो पहले क्यों कर रहे थे? ऐसा तो नहीं कोई गलत बुद्धि दे रहा था इन्हें? पता नहीं ये पहले क्यों कर रहे थे, मुझे लगता है ज्यादा लाडले रहे। देखिए, तेज प्रताप जो है 7 बहनों के बाद बेटा हुआ था। तो हमारे भारतीय परिवारों में पहले, अब तो लड़के और लड़की को लेके एक समानता का नजरिया काफी हद तक लोगों में आ गया। पहले लड़के की उम्मीद में ही पता लगा 7-7, 8-8 लड़कियां हो जाती थी। तो जो उसके बाद 8वां या 9वां बच्चा होता था, लड़का अगर होता था तो बड़ा दुलारा बड़ा लाडला होता था वो। तो कुछ तेज प्रताप को उसी तरह का लाड़ प्यार मिला, खास करके माता का, राबड़ी जी का। और अचानक से बनवास मिल गया। उसमें वो जो है काफी हद तक जैसे होता ना कि बिगड़ जाए सो बहुत दुलारे, तुलसीदास जी ने कहा है। तो वो लाड़ प्यार में हो गए और उसी लाड़ प्यार के कारण वो इस तरह की हरकतें करते रहे कि उनको कभी ना परिवार ने गंभीरता से लिया, ना पार्टी ने लिया, ना बिहार ने लिया। हालांकि मंत्री भी बनाए गए 2015 में, सब हुआ, विधायक भी बने। अब वो एक जो छवि बन गई उनकी, उस छवि से वो निकल नहीं पा रहे हैं। फिर पारिवारिक उनकी दिक्कत आ गई, जो शादी उनकी हुई और बड़े अच्छे परिवार में दरोगा राय जी की पोती, वो चंद्रिका राय जी की बेटी से शादी हुई, वो शादी टूट गई उनकी, उनका व्यक्तिगत मामला था। वो सब तमाम जो विवाद उनके साथ जुड़े, उसके बाद वो अलग हो गए। तेजस्वी ने पूरी तरह से लालू जी की विरासत को संभाल लिया है। आज आरजेडी पर तेजस्वी का पूरा दबदबा है, प्रभाव है, वर्चस्व है और लालू जी भी उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। अब वो तकलीफ तेज प्रताप को है क्योंकि वो भी उतने ही बेटे हैं, तेजस्वी हैं। अब उनको लगता है, परिवार में ये होता है कि भाई हम भी तो हैं,
तो नहीं, वो हमको हिस्सा ये दीजिए। जो ये कह रहे 10 आदमियों को हैं टिकट दिलाने वो आ जाएंगे। कि लाइन जोड़ इज्जत देता हूं। नहीं आपने- समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, ये सब जो नसीहत दे रहे हैं इससे क्या हासिल हो जाएगा? उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि भाई लालू प्रसाद ने योग्यता समझी तो तेजस्वी को दिया। सोनिया गांधी अपने बेटे की योग्यता को नहीं समझ पाई है, उसके बाद भी उन्होंने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंप दी। उससे बेहतर किसी और को देती तो पार्टी की हालत नहीं होती। देखिए, मुझे लगता है कि जो परिवार की जो लड़ाई है तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की, वो अब खुलकर आ चुकी है। मतलब अब कोई इसके अंदर नहीं है। तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि मैं अब कभी आरजेडी में लौट कर नहीं जाऊंगा। और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो उम्मीदवार को तय कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव की जो पकड़ वाली सीट है वहां पर वो दौरा कर रहे हैं, तो यह तय है कि वो इस बार तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती घर से मिलने वाली है। और तेज प्रताप यादव अपने उसकी को पूरी ही डेंट तैयारी कर रहे पहुंचाना हैं। चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। और इस बार अगर कोई लंका ढहेगी तो घर का भेद ही ढाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर आरजेडी की जो बुरी हार होगी उसमें तेज प्रताप यादव की बड़ी भूमिका होगी। 15 सीटें 2020 के चुनाव में सिर्फ 5000 के अंतर से वोटों से जीती थी, कम अंतर से आरजेडी ने। वो 15 सीटें टारगेट लेकर चल रहे हैं इस बार तेज प्रताप यादव, और वह वो उन उम्मीदवारों को उतारेंगे जिनको लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि तेजस्वी यादव ने कभी अपनी लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं की। कम से कम पब्लिकली तो उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें तेज प्रताप यादव के सम्मान में कोई हानि हुई हो। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं, लेकिन राजनीति ऐसी होती है ना कि उसमें सब कुछ मामला है कि सत्ता कहाँ है। सत्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष के पास होती है, यानी जो सरकार में होते हैं। विपक्ष में भी जो पार्टी है उसकी सत्ता बहुत बड़ी होती है भाई। टिकट तय करना, पद देना, हर तरह की जो आप दबाव की राजनीति कहते हैं, वो किसके हाथ में? वो तेजस्वी के हाथ में। और देखिए, सच यही है, लालू जी जैसे तो तेज प्रताप ही है। समय बदल गया, नहीं तो जैसी हरकतें तेज प्रताप जी करते हैं वैसे लालू जी भी करते थे। आपको याद होगा वो चरवाहा विद्यालय, आपको याद होगा वो धोती पहन के, लुंगी पहन के बैठे हुए हैं और 4 लोग और बनियान में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा लालू जी की होली, लेकिन आपको याद होगा किसी को भी नहीं है भप भप करके भगा देना। तो वो समय बदल गया, वरना तेज प्रताप और लालू जी में कोई बहुत अंतर नहीं है। तेज प्रताप क्या उनसे कम गंभीर दिख रहा है? अभी देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे हैं तेजस्वी को। तो मुझे लगता है समय बदल गया, उस समय में तेजस्वी बेहतर निकल गए। अब राजनीतिक तौर पर कितना बेहतर निकलेंगे? 2020 के चुनाव में हाथ आते आते बस रह गई। ये जो बात कर रहे हैं विनोद जी की घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली स्थिति समीर जी कह रहे हैं। समीर जी सॉरी। नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मैं ये मानता हूं कि दोनों गठजोड़ में बहुत कांटे का मुकाबला था। पिछले कुछ समय में एनडीए की तरफ वो बढ़त गई है। ये जो वोट चोरी राहुल गांधी ने चिल्लाया, उसकी हवा निकली, और तेजस्वी और राहुल के बीच में जो विवाद हुआ उससे मामला हुआ। और अभी जो ये 10,000 खाते में गया है ना, मेरा मानना है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बहुत मेजॉरिटी के साथ ये बनवाएगा। कुछ सीटों पर जो समीर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि घर का भेदी लंका नहीं ढाएगा, लेकिन घर का भेदी कहीं कहीं से सुराख जरूर कर रहा है। जो 4000, 6000, 2000 वाली सीटें होंगी वहां वो हरवाएगा। ठीक, बात बिहार की ही हो रही है और बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रशांत किशोर की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के लिए पसंदीदा चेहरों को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया। फरवरी से लेकर सितंबर 2025 तक किए गए सर्वे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर को लेकर जनता की राय में उतार चढ़ाव देखा गया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन सी वोटर के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2025 में जहां 18% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे थे, जून में आते आते ये आंकड़ा घटकर 17 हुआ, अगस्त में लोकप्रियता 15% पर आ गई और सितंबर में हल्की बढ़ोतरी के साथ अब 16% पर है। और दिलचस्प यह है कि उनके कामकाज को लेकर जनता अब भी संतुष्ट है। फरवरी में 58% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, जून में यह आंकड़ा बढ़कर 2% और बढ़ा, 60 हो गया। सितंबर में इसमें 1% और जुड़ गया, 61% हो गया। लोग संतुष्ट हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही उनके सीएम फेस के तौर पर समर्थन में गिरावट आई हो, लेकिन उनके काम को लेकर जनता का भरोसा अब भी कायम है। इससे पहले कि हम बाकी नामों पर जाएं, इसे जरा यहीं रोक लेते हैं। विनोद जी, सीएम के तौर पर भले ही उतने पसंद ना किए जा रहे हो, लेकिन काम को लेकर 61% लोगों का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। एक रिएक्शन 61% जो है इसमें बीजेपी के समर्थक भी शामिल हैं और जेडीयू के समर्थक भी शामिल हैं, जिनको लग रहा है कि काम सरकार ठीक कर रही। जेडीयू के लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी का समर्थक वर्ग, बीजेपी का कार्यकर्ता, वो अब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहता है। इसीलिए सरकार के काम को लेकर तो संतुष्ट हैं सब हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का सवाल आता है
तो वो पीछे हट जाते हैं। मतलब राय देने वाले गठबंधन के देखिए, हमेशा- ज्यादा हैं और सीएम साहब के कम है। कम है, हमेशा ऐसा होगा। सीएम के लिए सिर्फ उनको जेडीयू के लोग देखना चाहते हैं, जी, बाकी विपक्ष के तो चाहेंगे ही नहीं। सत्ता पक्ष में भी न चिराग पासवान के समर्थक देखना चाहते हैं, ना मांझी के समर्थक देखना चाहते हैं, और ना बीजेपी के समर्थक देखना चाहते हैं। इसलिए उनका एज ए चीफ मिनिस्टर में मामला कम हो जाता है। अगला नाम जरा तेजस्वी यादव का भी आप देख लें। तेजस्वी यादव फरवरी 2025 में 41% लोगों की पहली पसंद थे। हालांकि जून में ये गिरकर 35% हुई, अगस्त का महीना आते आते 31% नीचे हो गई, और सितंबर में एक बार फिर उनकी लोकप्रियता 31 से 36% पर आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि उनके वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा जैसी राजनीतिक सक्रियता उनके ग्राफ को एक बार फिर से ऊपर कर रही है। वहीं चिराग पासवान को आप देखें, फरवरी में केवल 4% लोगों के वो पसंद थे, जून में समर्थन बढ़कर 10% हुआ, अगस्त में घटकर 9% हुआ, और सितंबर में फिर से 10% हुआ। ऊपर नीचे हो रहा है। सरप्राइज पैकेज के तौर पर तो प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर फरवरी में 15% लोगों की पसंद थे सीएम के रूप में, जून में यह आंकड़ा 16% का हो गया और सितंबर में सीधे 23% तक पहुंच गए। उनकी लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता इस बात की तरफ इशारा करती है कि जनता उन्हें एक विकल्प के तौर पर देख रही है। अब फिर यह सवाल खड़ा होता है हर्षवर्धन जी, ये उनके चेहरे की लोकप्रियता तो हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी की मौजूदगी ये तय करेगी ना कि वो लोकप्रियता कितनी काम आ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चमत्कार हो गया है बिहार में कि प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पर चुन लिया जाएगा। ठीक है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्यों उसको खारिज करने के लिए तो हम लोग यहाँ है नहीं। लेकिन विश्लेषक के तौर पर जब हम देखते हैं, अभी प्रशांत किशोर को बहुत लंबा रास्ता तय कर रहा है। इस चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी बुनियाद तय होने वाली है। मान लीजिए कि वो 5% से अधिक, 5 से 10% के बीच में मत पा जाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि बिहार की एक और पार्टी खड़ी हो गई। मान लीजिए कि उनके पास कुछ 2, 4, 6, 10 विधायक तक आ जाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि विधानसभा में उनकी बात कहने के लिए लोग हो गए। लेकिन अगर कोई भी ये देख रहा है कि प्रशांत किशोर विकल्प हैं, तो मुझे लगता है वो अतिरेक के भी चरम पर है। और कई बार जब इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव आदमी हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उनके इससे क्या होता है कि इसमें आपको सर्वे वगैरह में वो खूब मिलेंगे, लेकिन जमीन पर इसका इतना असर मुझे नहीं होता दिखता है। समीर जी, आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव का भी अच्छा ग्राफ है, इसमें चिराग पासवान का ऊपर नीचे ग्राफ हो रहा है, और एक प्रशांत किशोर सरप्राइज पैकेज है। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता को लग रहा है कि भाई एक कोई विकल्प मिलना चाहिए, और इस बार बहुत अच्छे विकल्प जनता के पास उपलब्ध है। अगर आप देखेंगे तो 18वीं विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, और अगर आप अभी तक 23 मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बने, और सिर्फ 3 ही मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया है। जो पहले शिकन मुख्यमंत्री थे उन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार ने, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। अब आप देखिए, अगर 35 साल की राजनीति अगर देखोगे तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही। 15 साल लालू का राज देखा, वो जंगल राज के रूप में निकला। उससे बचने के लिए 20 साल से नीतीश कुमार का राज है। तो 20 साल देने के बाद भी अगर नीतीश कुमार को जनता ये सोचती है कि भाई फिर नीतीश कुमार को दिया जाए, तो 20 साल में ऐसा कौन सा चमत्कार नीतीश कुमार ने किया है कि वो जनता उन्हें फिर से वोट दे? तो मुझे लग रहा है कि 20 साल के बाद अब जनता को भी विकल्प देखना चाहिए। अगर बेहतर विकल्प और ऐसा व्यक्ति विकल्प है जिसके परिवारवाद का आरोप नहीं है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसके पास किसी 420 से कमाए हुए पैसा नहीं है, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करता है, जो आपको पलायन न हो उसकी बात करता है, जो कहता है कि इस बार आप अपने बेहतर भविष्य और बच्चों की शिक्षा के लिए वोट कीजिए, बिहार की जनता पलायन न करे इसके लिए वोट दीजिए, तो आपके पास अगर एक अच्छा विकल्प आ रहा है तो आप आजमा के देखिए ना। नहीं, लेकिन कोई भी विकल्प तो सर तब काम करता है ना पार्टी की स्ट्रेंथ पर। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पार्टी की स्ट्रेंथ पे, वही आप उसने मेहनत करी, उम्मीदवार देगा, जनता की ताकत से तुम पार्टी बनती है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास पहले जमीनी स्तर पर संगठन था क्या? या प्रफुल्ल कुमार महंतो के पास आसाम के अंदर जमीनी स्ट्रेंथ था? चुनाव लड़े, जनता ने समर्थन दिया, सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, जनता समर्थन दे। अगर अच्छा आदमी आपके बीच आ रहा है तो आप बताइए कि भाई 20 साल नीतीश कुमार को झेला, 15 साल लालू साल को झेला, जो राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भैया रोटी पलटते उलटते रहना चाहिए, जल जाती है। तो इस बार रोटी पलट के देखिए आप। बिहार में एक ऐसा वोटर है जिसको महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल वोटर बोलते हैं, वो एनडीए से भी अब खुश नहीं है, नीतीश कुमार से ऊब चुका है। आरजेडी और महागठबंधन के साथ वो जाना नहीं चाहता। वो प्रशांत किशोर को एक विकल्प के रूप में देख रहा है।
वो ये भी मानता है Prominent face हैं, पढ़े लिखे हैं, strategist हैं, क्लीन हैं और लगातार अटैक कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बीजेपी के नेताओं पे भी, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी जो जेडीयू के हैं और जायसवाल जी हैं, दिलीप जायसवाल, इन सबकी जो प्रसाद सभी को बराबर दे रहे हैं, दे दिया और हिम्मत के साथ जिस तरह सम्राट चौधरी का उन्होंने पूरा जो है सिजरा दिखा दिया, जो अलग जेडीयू पहले भी आरोप लगा चुका है, ये सारे आरोप, लेकिन अब तो साथ ही में एक दूसरे के, भारतीय राजनीति की तो विडंबना है ना कि कल तक आरोप लगाइए, अगले दिन साथ हो जाएगी। सर पार्टी भी तो आ जाते हैं ना, तो प्रशांत किशोर उस चीज को, उस धारा को तोड़ रहे हैं और इसलिए कई लोग ऐसे में जानते हैं सरकार शायद ना बना पाए, लेकिन कहते हैं वोट देंगे। क्यों? वो कहते हैं कब तक हम बने रहे एक वोटर। तो इस तरह की वोटर के बीच में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसी वजह से उनका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है।